क्लास 12th केमिस्ट्री प्री बोर्ड एग्जाम 2024-25 केबीएस दिल्ली रीजन का ये पेपर है। इस वीडियो में हम लोग इस पूरे पेपर को चेक करेंगे और साथ में इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनका सोल्यूशन भी चेक कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, विच इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड दिस। यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप लगाया है वो C2H5 है। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। इसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, CH3CH CH2Br और इसके ऊपर यहाँ पे है CH2 एंड CH3। ठीक है। अब यहाँ पे जो पेरेंट चेन होगा उसमें सबसे ज्यादा कार्बन का चेन होना चाहिए, इसलिए इस चेन को हम लोग यूज करेंगे पेरेंट चेन, जिसमें कार्बन हो जाएंगे कुल 4 और नंबरिंग इसकी यहां से करेंगे। ठीक है। जब नंबरिंग यहां से आप करोगे तो जो दूसरा कार्बन है उस पे मिल जाएगा मिथाइल ग्रुप और जो ब्रोमो है वो होगा कार्बन नंबर 1 पे, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल और ब्रोमो ब्यूटेन, जिसमें ब्रोमो आपका 1 आएगा, मतलब 2 मिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये नाम आपको डी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनो ऑक्साइड फॉलो द ऑर्डर। अब यहाँ पे जब डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप अरेंज करोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो वैसे वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसी कंडीशन में जो ऑक्साइड होंगे उसका जो बेसिक नेचर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो स्टार्ट वाले होंगे उनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि वो मेटेलिक होंगे, और जो लास्ट वाले होंगे उनका बेसिक जो कैरेक्टर होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा मेटेलिक हो गया टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद आयरन और मैग्नीज। यहाँ पे जो चार आपके जो कंपाउंड दिए गए हैं उसमें टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम और आयरन दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ पीसीसी इन डाइक्लोरोमीथेन गिव कंपाउंड वाई। कंपाउंड वाई रिएक्ट विथ I2 एंड एल्कली टू फॉर्म ट्राई आइडोमीथेन। द कंपाउंड वाई इज। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्स है वो सबसे पहले वाई बनाता है, फिर वाई से I2 एल्कली के प्रेजेंस में ट्राई आइडोमीथेन मिलता है। ट्राई आइडोमीथेन का मतलब हो गया CHI3, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म। मतलब जो सेकेंड रिएक्शन है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन है और आइडोफॉर्म रिएक्शन वही शो करता है कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें टर्मिनल पे आपको ये ग्रुप दिखता है। अब टर्मिनल पे ये ग्रुप एल्डिहाइड में भी आ सकता है, कीटोन में भी आ सकता है, मतलब इस रिएक्शन को एल्डिहाइड कीटोन कोई भी शो करेगा जिसके टर्मिनल पे ये ग्रुप आएगा। लेकिन इससे पहले जो वाई है वो बन किससे रहा है, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स को आप ट्रीट करते हो पीसीसी से। और पीसीसी क्या करता है, जब 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो उसको कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो उसको चेंज करेगा कीटोन में। मतलब जो ऑप्शन वाई का होगा केवल एल्डिहाइड और कीटोन है, कोई दूसरा कंपाउंड है नहीं, इसलिए आपका एल्कोहल ये खत्म हो जाएगा, ये वाई नहीं हो सकता, और एसिड भी वाई नहीं हो सकता। यानी अब ऑप्शन आपके बच गए केवल बी और सी। अब देख लेना है कि इसमें सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप किस में आ रहा है। तो इस वाले में सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं आएगा, इसलिए आपको ऑप्शन कर देना है कौन सा सही, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इथाइल एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द रिएक्शन ऑफ। तो इथाइल एल्कोहल किसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके बना सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है वो आपका Cn के साथ भी होता है, CO के साथ भी होता है, यहाँ पे भी CO है, CHO के साथ भी होता है। बनना है इथाइल एल्कोहल, मतलब यहाँ पे कार्बन का काउंट हो गया है फिक्स, CH3CH2OH। और आपको मालूम है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमेशा क्या करता है, एक R ग्रुप को ऐड करता है। इसलिए अगर आप कहीं पे भी कीटोन या कीटोन का डेरिवेटिव यूज करोगे तो जो एल्कोहल बनेगा वो हमेशा 2 डिग्री बनेगा, और ये आपका 1 डिग्री बनना है। इसलिए आपका ना तो ये सी वाला ऑप्शन चलेगा, ना ही डी वाला ऑप्शन चलेगा, ना ही बी वाला ऑप्शन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक आर ग्रुप पहले से है और एक आर ग्रुप जब ग्रिग्नार्ड एजेंट लगा देगा तो ये सब सेकेंडरी हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन आपके पास बचता है ए, जिसमें HCHO का जब रिएक्शन आप करा दोगे CH3MgBr के साथ तो ये CH3 इसी कार्बन पे अटैच होगा और बना लेगा CH3CH2OH। इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो ऑप्शन है वो आपके आयन्स हैं। और कैटायन में यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है +3, सबके अंदर +3 लिखा हुआ है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया होगा तो उस कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? ये होगा 3d7 एंड 4s2। अब आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 27। तो चेक करना है 27 एटॉमिक नंबर किसका होता है। जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर है 27। इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये कोबाल्ट 3+ का है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे रिएक्शन शो करता है, लेकिन कुछ रिएक्शन शो करने में वो हो जाता है फेल। और जिस रिएक्शन को शो करने में फेल हो जाता है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा रिएक्शन है जो उसका स्टेट चेंज शो नहीं करेगा, केवल साइक्लिक शो करता है। तो पहला है ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एस्टेट, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका शो कर लेता है। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्सिन, ये भी इसका स्टेट चेंज शो करता है। पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये आपका एक क्वेश्चन है जिसके आंसर के लिए ही हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब इस रिएक्शन को इसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर कभी शो नहीं करता। ये आपको रीजनिंग प्रॉब्लम भी पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज है उसका पेंटा एस्टेट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन क्यों शो नहीं करता। तो आप बोलते हो कि वहां पे ग्लूकोज के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और जो उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगा जो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करेगा। डी वाला तो स्टेट चेंज शो कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलर मास, इट इज ड्यू टू। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को एक साथ रखते हो तो उस कंडीशन में होता क्या है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक का H दूसरे के O के साथ इंटरेक्ट करता है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से जो एसिड है हमेशा डाइमर के फॉर्म में होता है। इसलिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। डीएनए के अंदर जो 4 नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। और आरएनए में इसी थायमिन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यू से। मतलब कि जो आरएनए होगा उसमें थायमिन प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथेनामाइन। एसिटामाइड का मतलब हो गया CH3CONH2 और मिथेनामाइन का मतलब हो गया CH3NH2। मतलब इस रिएक्शन में आपको इस CO ग्रुप को हटाना है। इसका एक स्टेप का रिएक्शन होता है जिसमें इसको Br2 रेड फास्फोरस के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज करेक्ट। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है। आपके पास है ये कोई एसिड, अब इस एसिड में अगर एसिडिक करेक्टर को चेक करना है तो इसके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होगा इस तरफ। इसी वजह से जो OH के बीच में बॉन्ड होगा उसका इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट होगा तो ये H+ के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। मतलब अब यहाँ पे जो कार्बन के साथ आप ग्रुप लगाओगे वो जो भी ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग होना चाहिए। मतलब जो हैलोजन्स होते हैं यहाँ पे वो इसकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और हैलोजन यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे एसिडिटी को बढ़ाएगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। ये हो जाएगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आपको चेक करना है फिनॉल का, यानी OH के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है और H को H+ के फॉर्म में बाहर रिलीज करना है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है O की तरफ।
और O से जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो बेंजीन रिंग विथड्रॉ कर ले तो और अच्छा है, एसिडिटी और बढ़ जाएगी। मतलब बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लगेगा वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग लगना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करेगा। अब यहाँ पे जो OCH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि O के ऊपर प्रेजेंट है लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को कम करेगा। और इस ग्रुप के साथ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होता है आर्थो और पैरा पोजीशन, मतलब आर्थो और पैरा का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए इसकी जो एसिडिटी होगी वो सबसे कम होगी। यानी ई की एसिडिटी सबसे कम, उसके बाद नंबर आएगा सी का। अब इसके बाद जो NO ग्रुप है, NO2, ये एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को करता है विथड्रॉ। तो दो में NO2 ग्रुप लगा हुआ है और एक में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए थर्ड पोजीशन आ जाएगा ए का। अब इन दोनों में भी पैरा पोजीशन ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए बी का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा होगा, इसलिए सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद बी आएगा। अब यही आपको ऑर्डर चेक कर लेना है। तो जो चार ऑप्शन यहाँ पे है उसमें सबसे बड़ा बी, उसके बाद डी चेक कर लो, तो BDACE ऑप्शन बी दिख रहा है, इसलिए यही सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन 3A टू बी रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, अगर हम ए के बेस पे लिखेंगे तो लिखेंगे -1/3 DA/dt, और अगर यही बी के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे इक्वल टू 1/2 dB/dt। अब आपको यहाँ पे dB/dt बताना है, इसलिए इसका जो नीचे 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा -2/3 DA/dt। यही ऑप्शन आपको चेक कर लेना है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बी। उसके बाद यहाँ पे एसर्शन रीजन है 4, जिसमें 13 का एसर्शन है, फिनॉल आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर टू बेंजीन। जो फिनॉल होता है उसमें क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर बढ़ाता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगा तो आसानी से क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, इस वजह से ये इसको सपोर्ट करता है, ये ट्रू है। रीजन है OH ग्रुप इन फिनॉल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्थो और पैरा पोजीशन ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, ये भी करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है एसर्शन, द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये बिल्कुल गलत है। जो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, इसलिए आपका ये गलत हो गया। रीजन है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू के, मतलब रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन चेक कर लेना, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इनकरेक्ट एंड करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, एसर्शन है मरकरी सेल डज नॉट गिव स्टीडी पोटेंशियल। ये गलत है, मरकरी सेल स्टीडी पोटेंशियल देता है, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए, फॉल्स है। और स्टीडी पोटेंशियल क्यों देता है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व नहीं होता। रीजन लिखा हुआ है इन द सेल रिएक्शन आयन आर नॉट इन्वॉल्व, अब देखो रीजन सही लिख दिया है, ठीक है, यानी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 16 का एसर्शन है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड क्लोरीन गैस इज नॉट प्रोड्यूस एट एनोड। ये गलत है, नॉट नहीं होना चाहिए क्योंकि क्लोरीन गैस एनोड पे प्रोड्यूस होता है। रीजन लिखा हुआ है इट इज ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, अब ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, मतलब ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी। ये तो हो गए पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका हमने आंसर आपको दे दिया। अब बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं आपको शो कर दे रहा हूं, इसको बस एक बार आप देख लीजिए। तो ये है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो ऑर्गेनिक से रिएक्शन है, इसी का आर पार्ट है जहां पे आपको कुछ कन्वर्जन करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है, इसका भी ऑप्शनल दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 केमिकल काइनेटिक्स से प्रॉब्लम। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22 ऑर्गेनिक से रिएक्शन है। उसके बाद 23, देन 24 केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल है। 25
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल है। 25 का ऑप्शनल भी है, उसी का दूसरा न्यूमेरिकल। फिर 26, 27 ऑर्गेनिक से कुछ ऑर्डर पूछे हुए हैं, फिर इसका ऑप्शनल भी है। देन 28 सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका केस बेस्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 31, इसका ऑप्शनल। देन 32, इसका ऑप्शनल ये रहा। देन 33, इसका भी ऑप्शनल है। और ये रहा लास्ट प्रॉब्लम। तो ये पूरा पेपर है। अलग अलग सेक्शन में हम लोग इसके पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।